स्वागत है मित्रों द डॉट का कंप्लीट कॉम्पिटिटिव में। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो प्राचीन इतिहास की बात होगी, जिसमें हम लोग 6 क्लास देख चुके हैं। ये मेरी 7वां क्लास होगा। बहुत जल्द हम प्राचीन इतिहास खत्म करने जा रहे हैं और ये 10 क्लास होगी जो आपको टू द पॉइंट एग्जाम पैटर्न से होगा और ये एनसीईआरटी की सार होगी। जो भी क्लास आज हम लोग कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। ठीक है, 6 to 12 और ये एनसीईआरटी के सार है मित्रों। ठीक है, एनसीईआरटी की सार है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप अपने जीवन में नहीं लिए तो आप इसका मतलब है कि एग्जाम से बहुत दूर है। एनसीईआरटी पैटर्न पे जितने भी एग्जाम होते हैं, वो जीएस की बात करूं, वो सारा क्या है एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है। अब एनसीईआरटी बार बार पढ़े, इससे ये होगा कि आपकी बेस अच्छा होगा और आपकी समझ अच्छी होगी। देखो जितने भी जीके चाहे जितने भी आज बहुत सारे मैगजीन आ गया है, करंट अफेयर आ गया, तो करंट अफेयर तो जरूरी है, लेकिन बहुत सारी अपनी अपनी संस्था जो है डाल दिया है। क्या है कि वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की अच्छी पकड़ और तभी जाके वो अपनी एक मैगजीन जब निकालता है, उसी हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे वो एनसीईआरटी क्लास होगी। ठीक है मित्रों, तो करना कुछ नहीं है। आज हम लोग जो प्राचीन इतिहास में देखेंगे गुप्त काल देखेंगे। ठीक है, गुप्त काल को देखने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इससे ये होगा कि हमें मनोबल मिले बढ़ेगा और आपको क्या होगा कि नाना प्रकार की वीडियो आपके बीच हम लेके आए। ठीक है मित्रों, चलिए आते हैं गुप्त काल। आज की जो क्लास होगी क्या होगा, गुप्त काल होगा। ठीक है, गुप्त काल में क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसकी संस्थापक क्या है, कौन किया, तो इसके बारे में भी जानेंगे और एक एक करके जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। आगे देखते हैं नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो था गुप्त काल। कौन था? गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासक था? स्वर्ण युग। किसकी बात कर रहा है? स्वर्ण युग की बात कर रहा है। तो स्वर्ण युग क्या है? तो गुप्त वंश। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का मुद्रा जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा जो लाने वाले व्यक्ति थे, मतलब गोल्ड सोना से बनने वाले, वो था गुप्त वंश। इसमें सबसे ज्यादा लाया गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया, तो वो था 275 से 555 ईस्वी तक। 275 से 555, सॉरी 275 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, आगे थे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हमने इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ा था कि मित्र घात किसे बोला जाता है, जिससे मित्र को मतलब वो जाति, तो वो था बिंदुसार। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो इस पे भारत का नेपोलियन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में कि नेपोलियन है क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं, नेपोलियन जो व्यक्ति था उसके बारे में एक स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि नेपोलियन क्या था, नेपोलियन के शासक कैसा था, वो कहाँ के थे। ठीक है, और वो कौन सा देश था वहां पे वो अपना शासन किए। तो उसके अपेक्षा उसके मतलब माना गया है कि जो नेपोलियन है वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, क्योंकि इनको यूज करने में मजा आता था। आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत उपाधि धारण की थी। प्रथम व्यक्ति थे जो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि ली। प्रथम समुद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संबंध, ये नहीं बोलना है कि गुप्त राजवंश। राजवंश श्रीगुप्त, क्वेश्चन समझना। राजवंश, गुप्त राजवंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। और गुप्त संबंध की स्थापना किसने किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। किस गुप्त शासक, किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त के नाम से जाना जाता है, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, विक्रमादित्य, इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम धीरे धीरे हम लोग इसको लेके चलेंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? किस पतन, पतन मतलब संचालित होता था, वो था ताम्रलिपि। क्या था? ताम्रलिपि से संचालित होता था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग बस्ती से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान, शासनकाल तथा सैन्य अभियान, शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलता है। किस अभिलेख से? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसको हम लोग प्राग बस्ती भी बोलते हैं।
किस गुप्त शासक ने किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है। गुप्तकालीन, देखिए नेक्स्ट, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहता था? जो गुप्तकालीन थे व्यक्ति थे, स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? उसके किस नाम से जाना जाता था? तो वो था दिनार। कौन था? दिनार। आगे आते हैं। दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध दो स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी हम आपको बोले कि विक्रमादित्य की उपाधि में दिए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कुबत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में जो स्थित प्रसिद्ध दो स्तंभ है वो स्मृति बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे आते हैं। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है। आगे आते हैं। अब थोड़ा गुप्त वंश में जो प्रमुख उपाधि थी उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो उपाधि क्या था? शासक उपाधि श्रीगुप्त। ये जो उपाधि थी वो था आधिराज या महाराज। समुद्रगुप्त ये था पराक्रमात्मक, मतलब पराक्रमक मतलब बहुत बड़ा योद्धा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या विक्रमांक। स्कंदगुप्त सक्रीदित्य या सक्रोपम। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये महाराजाधिराज का उपाधि था। आगे आते हैं। सॉरी, गुप्तकालीन अधिकारी, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या देखें, थोड़ी सी गुप्त काल की जो भूमिका था वो देखें। अब हम लोग जो देखेंगे वो अधिकारी के बारे में देखेंगे। महासेनापति कौन थे? तो सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। रणभंडागिरी कौन थे? सेना के आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी थे। महासंधि विग्रह युद्ध एवं शांति का प्रधान थे। ठीक है। आगे आते हैं। महाभंडार गारिधिकृत महाभंडार गाराधिकृत वो थे राजकीय कोषा का प्रधान थे। महा अक्षपटलिक कौन थे? अभिलेख विभाग का प्रधान थे। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय के प्रधान थे। महाप्रतिहार, इसकी बात कर रहे हैं, महाप्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी है। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे। ध्रुवाधिकरण भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान थे। अग्रहारी अग्रहारिक जो दान विभाग के प्रधान थे, तो दान देने वाले व्यक्ति थे। महाबली अधिकृत सेना का सेनापति, जो सर्वोच्च अधिकारी सेना के सेनापति, जिसे आप कह सकते हैं आईपीएस, जो अभी कप्तान बोला जाता है। पुलिस विभाग का कैप्टन बोला जाता है। आगे आते हैं। महाबलाधिकृत सेना के सेनापति। महादंड नायक जो न्यायाधीश होते हैं, जो अभी हमारे कहते हैं कि जज साहब ने जज दिया तो उसी को न्यायाधीश, तो महादंड नायक जिसे मजिस्ट्रेट बोलते हैं। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्तुति स्थापक शिक्षा अधिकारी, जो शिक्षा अधिकारी है उसकी बात कर रहा है। आगे आते हैं हम लोग। गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वो था सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन से फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वो था छपनक। कौन थे? छपनक। और चंद्रगुप्त जो थे नवरत्न, इन्हीं के समय में नवरत्नों की उपाधि, और ये अपने आप चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो अपने आप विद्वान व्यक्ति थे। तो आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय था 375 से 415 ईस्वी तक इनके शासनकाल था। स्वयं एक विद्वान था। क्या था? स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रय देता था, इज्जत देता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों रखते थे, और वो कौन कौन थे? तो आइए, नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धनवंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, गट करप करपर, वरामहिर या वरुचि। ये क्या थे? 9 रत्न थे। इनके दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है मित्रों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये 9 रत्न थे। आगे आते हैं। शक एवं गुप्त सामंतों के मध्य कितने अंतर थे? 242 वर्ष का शक और सामंत के बीच में। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्रा को क्या नाम से दिया गया था? तो वो था रूपक। कुमारगुप्त कालीन मंदोर शोर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया? तो वो था तंतु वाद्य। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में, मध्य प्रदेश जिसको भारत का दिल बोला जाता है, जो बीचों बीच है, तो वो है मध्य प्रदेश। रीवा जिले में स्थित सुफिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। ये मध्य प्रदेश के लेखों में सुफिया का अभिलेख से पता चलता है। आगे आते हैं मित्रों। तो अभी हम लोग भूमिका देखते हैं। अब उनकी काले काल में क्या क्या घटना हुआ वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है।
आइए, अब देखिए गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था, गुप्तकालीन गुप्तकालीन कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रभाव। गुप्तकालीन की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो वो था सामंतवाद का प्रभाव। आगे आते गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। जो भूमि था उसकी वर्गीकरण कैसे थी? तो आइए हम बताते हैं। तो पहले क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि, उसको क्षेत्र बोलते थे। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती उसे क्या बोलते थे? खील, सबसे ज्यादा बार छे जाने वाली। अपहृत, जंगली भूमि। चारगाह, पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। कि शासक ने चार असम में किए थे? तो वो था प्रश्न प्रथम ने किए थे। चार असम में किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। कायस्थ शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलता है। ईटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर, कानपुर में स्थित है। कुमार गुप्त, देखिए बक्सर में जो दिया गया, कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैली में का प्रचलन हुआ। इसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। कौन किया? तो कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में की गई। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो कुमार गुप्त थे। ठीक है, कौन थे? कुमार गुप्त थे। कहते हैं गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। पहले भारत, फिर यूरोप और तब उसके बाद ईरान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। आगे गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति में। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? बयान में। चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया, वो था बयान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का है। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो वो है गुप्त काल। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपाराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। किसका? गोपाराज की स्त्री के होने का, सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में चीनी में भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? चीन में, तो वो था रेशम कपड़े। किसका था? रेशम कपड़े। आगे आते हैं। गणराज्य के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था समुद्रगुप्त। गणराज्य के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्र था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। खगोल शास्त्र। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा में। विशाखा दत्त कृत नाटक देव चंद्रगुप्त में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे रामगुप्त को हत्या करके और वो सत्ता पे आए थे। कभी फिर हम लोग स्पेशल चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आपको कहानी बताएंगे कि रामगुप्त को कैसे हत्या कर वो सत्ता में आए। किसके स्वर्ण सिक्के में हील मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है स्कंद गुप्त। आगे आते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृतिक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? तो वो है शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दुहित्री बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? प्रयाग अभिलेख में बताया गया है। आगे आते हैं। उन्होंने, किसकी बात कर रही है? उन्होंने स्कंदगुप्त को शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने उन्हों पर विजय प्राप्त किया। उन्होंने स्कंदगुप्त के शासन काल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त के हुनों पर विजय प्राप्त किया था। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्पी श्रेणी सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो वो था निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य? ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूदान। जो अग्रहार था, जो ब्राह्मण को भूदान देने वाली थी, जैसे कोई गांव का समाज है और वो ब्राह्मण को भूदान दे दिया, तो भूदान दिया तो उसको क्या बोलते थे? अग्रहार। विदेशी का पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो वो था गुप्त काल में। क्या है? पूर्वी दिशा।
वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में कराया गया था? तो वो था भगवान विष्णु। ठीक है मित्रों, आगे आते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में भी जानेंगे। समकालीन राजवंश उस समय कौन कौन थे और क्या क्या थे, इसके बारे में जान ले तो बेटर रहेगा। देखिए राजवंश स्थापना संस्थापक वाकेट राज्य वंश 255 ईस्वी में, 330 ईस्वी में। विंद शक्ति किसकी बात कर रहा है? विंद शक्ति की बात कर रहा है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे। अभी गुवाहाटी राजवंश 255 ईस्वी में, 330 ईस्वी में स्वरसेन और विंद शक्ति थे। नाग राजवंश 505 ईस्वी में भव नाग। त्रिकुट राजवंश 445 15 ईस्वी में इंद्रदत्त थे उस समय संस्थापक। और हूण राजवंश जो थे 500 ईस्वी में, और उस समय इसका संस्थापक थे वो थे तोड़मान। शलाकाय राजवंश 300 ईस्वी में देववर्मा। विष्णु कुंडी राजवंश 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश 325 में यचूत या 350 में शंकर वर्मा। ये दोनों ने मथुर राजवंश के स्थापना वर्ष ये था और संस्थापक। आगे कलहन के अनुसार, किसके अनुसार? कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता। कितने वर्ष में? 7वें वर्ष में। और कौन? अशोक की बात कर रहा है। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया, जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि श्रीनगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, वे थे अशोक। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग क्या देखें? गुप्त काल का कुछ भूमिका देखें, उनके कार्य देखें, उनके क्षेत्र देखें, उनके क्षेत्र में क्या क्या होता था, उनके समय कौन राजवंश था, ये देखें। अब हम लोग गुप्तोत्तर काल में देखेंगे वो क्या है। अब देखिए अभी क्या देखें? गुप्त काल। अब गुप्त काल का थोड़ा गुप्तोत्तर काल देखेंगे कि इसके काल में क्या क्या हुआ। ठीक है, और कौन सा राजवंश कहाँ तक पहुंचा, कौन सा राजवंश कहाँ तक पहुंचा, ये भी जानना जरूरी है। गुप्तोत्तर काल में क्या क्या है, पहले शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासन ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश, देखिए उधर तो गुप्त काल था, तो गुप्त काल में स्पेशल जो श्रीगुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश का स्थापना किया श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त सामंत की स्थापना किसने किया? जब चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। तो उस समय चंद्रगुप्त प्रथम का शासन गुप्त काल में, लेकिन गुप्तोत्तर काल में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें आ जाता है गुर्जर प्रतिहार, यादव, यदुवंशी, है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो दंती दुर्ग ने किया। देखिए दो शासक गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे नागभट्ट थे, और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे दंती दुर्ग थे। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता है? तो घोड़ा का आयात किया जाता था। किसका आयात किया जाता था? घोड़ा का। मुखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित है? कनौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कनौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। कनौज, देखो जगह के नाम कनौज और प्रयाग, 2 जगह के नाम याद रखना है। आगे आते हैं बाल विवाह का प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह के शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कुषाण काल में। आगे आते हैं प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो विदक भागम, विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो विदक भागम। आगे आते हैं मित्रों, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकार था। इसके शांति का अधिकार था, शांति का अधिकार था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। हर्ष के शासन में अवंती युद्ध, देखो यहाँ पे सिंहनाद, कौन थे? सिंहनाद सेनापति था। कुंतल अशव सेन का प्रधान था। अश्वंत गुप्त हर्ष सेना का प्रधान था। सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। तीसरी शताब्दी में वारंगल, कहाँ की बात कर रहे हैं? तीसरी शताब्दी में वारंगल इसलिए प्रसिद्ध है तो लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। आगे देखते हैं पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किससे माना जाता है? तो वो है प्रतिष्ठानपुर को। मूल स्थान किसको माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्ष का शासन काल कब से कब तक रहा था? 641 ईस्वी तक। हर्ष का शासन काल जो रहा वो था 606 से 641 ईस्वी तक। आगे थे सम्राट हर्ष ने
अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया, तो वो था कनौज। देखिए ये आपको दिमाग में बैठाना है मित्रों कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ लाया, कनौज में लाया। कवि वामगढ़ कहाँ के निवासी थे, तो औरंगाबाद कहाँ के निवासी थे, औरंगाबाद महाराष्ट्र के। नर्मदा नदी किसकी बात कर रहा है, नर्मदा नदी। अब देखिए नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकिन सेन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी सम्राट हर्ष को रोकने वाले व्यक्ति थे, तो वो थे दक्षिणी अभियान के पुलकिन द्वितीय ने। कौन थे, पुलकिन द्वितीय ने। कौन थे, पुलकिन द्वितीय ने। देखिए पुलकिन द्वितीय ने उनकी रथों को रोका था। आगे आते हैं, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय की राज्य में स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापना है वो बिहार में। और ये किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वो था कुमारगुप्त। वैनशांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, वो बिहार में हुआ। और वे कौन व्यक्ति थे, कुमारगुप्त। वैनशांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई, तो सातवाहन काल से। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रेशम के लिए। किसके लिए किया जाता है, तो रेशम के लिए किया जाता है। ठीक है मित्रों, किसके लिए किया जाता है, तो रेशम के लिए किया जाता है। आगे आते हैं, अब देखिए गुप्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो कनौज था। जो व्यापार जो होता था वो समय वो कहाँ था, तो वो था कनौज। वैनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था, तो मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामी किसके हाथ में था, ग्राम सभा में था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामी किसके हाथ में था, तो ग्राम सभा। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी, तो वे था भीनमाल की यात्रा चीनी यात्रा ने की थी, तो वे था विंशान। चीनी यात्री इतिशिन ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था, तो 672 ईस्वी में किया था। आगे आते हैं, हर्ष को 3 नाटकीय प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष के 3 रचना था, वो था प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। आगे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो वो था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो नष्ट करने वाले व्यक्ति थे वो था बख्तियार खिलजी। जो आगे आते हैं, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाले एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ, तो वो था उत्तर मुगल काल, उत्तर गुप्त काल में। आगे आते हैं, चीन में दूत भेजने वाले शासक था वो पूर्वतः था हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश को, नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश को, यशोवर्मन कनौज नरेश को, कलोत्तम प्रथम चोल वंश को, और मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन। अब देखिए ये हम लोग चीन में दूत भेजने वाले व्यक्ति शासक थे, ये देखिए। अब हम लोग लास्ट में आ चुके हैं उत्तर का मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। तो इसके बारे में हम लोग जानने तो अच्छा रहेगा। मौर्योत्तर द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कहाँ था, काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार मतलब फिर से उसको निर्माण किया, वो था शक शासक रुद्रदमन। इससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, फिर उसके बाद इसको जीर्णोद्धार जो किया मतलब फिर से उसको क्या किया, मरम्मत किया गया, तो वो था शासक रुद्रदमन प्रथम ने किया। तो अभी तक हम लोग देखे गुप्त काल, ठीक है। अब देखे गुप्तोत्तर काल। अब हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी, वो होगा थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, से हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।